सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो हमने 500 क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट कर दी थी और आज इसका पार्ट है, 6th पार्ट है आज इसका। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, ये वेव वाला टॉपिक अब स्टार्ट हो गया। ठीक है, एक एक करके मैं पोर्शन क्लियर कर रहा हूँ। इलेक्ट्रिसिटी का और चैप्टर, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, उसका थोड़ा और बचा है। ये वेव वाला पोर्शन है। ठीक है, अ साउंड वेव हैज फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 kilohertz and wavelength of 35 centimeter. If an observer is 1.4 kilometer away from the source, after what time interval could the observer hear the sound? ठीक है, तो यहां पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा? यहां पर पहले क्या क्या गिवन है, पहले ये देख लेते हैं। अ साउंड हैज फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी गिवन है, एफ लिखते हैं या न्यू भी लिखते हैं। ठीक है, न्यू या एफ। ये है 2 किलोहर्ट्ज। ठीक है, और वेवलेंथ, वेवलेंथ गिवन है, वेवलेंथ लैम्डा, लैम्डा कितना है 35 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो 0.35 मीटर आ जाएगा, है ना। 100 से डिवाइड कर देते हैं। एन ऑब्जर्वर इज 1.4 किलोमीटर अवे फ्रॉम द, और डिस्टेंस कितनी है 1.4 किलोमीटर दूर है। टाइम पूछ रहा है कि कितने देर में उसको वो आवाज सुनाई देगी। तो सबसे पहले हमें डिस्टेंस गिवन है, हमें क्या निकालनी है, वेलोसिटी या फिर स्पीड। स्पीड अगर निकल जाएगी तो यहां से टाइम इजीली निकल सकता है। इसके बाद फॉर्मूला कौन सा लगेगा, तो फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, v इक्वल्स टू एफ लैम्डा। v इक्वल्स टू एफ लैम्डा। v क्या है वेलोसिटी, f क्या है फ्रीक्वेंसी और लैम्डा क्या है वेवलेंथ। यहां पर ये वाला फॉर्मूला लगने वाला है। ठीक है, अब जरा करते हैं इसको। v कितना है हमारे पास, v हमें निकालना है। अच्छा, v तो हमें निकालना है, वेलोसिटी हमें निकालनी है। f कितना है, f हमारे पास है 2 किलो हर्ट्ज, तो मतलब 2000 हर्ट्ज, 2000 हर्ट्ज इंटू लैम्डा। ये पूरा मीटर में करना है, ये केजी में करना पड़ेगा पूरा, सॉरी केजी नहीं, हर्ट्ज में, एसआई यूनिट्स में। लैम्डा 0.35 मीटर, 0.35 ये हो जाएगा v इक्वल्स टू। अब मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो इसके 2 जीरो से इसका डेसिमल हट जाएगा, 35 हो जाएगा, है ना। तो 20 इंटू 35 है ना, ये 135 हो गया। v इक्वल्स टू, अपने हिसाब से कैलकुलेशन कर लेना। ये कितना आएगा, 2 पंजे 10, 2 तिये 6 और 1 7 और 1 0 और लगेगा, 35 दूना 70, तो 700 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी कितनी आ गई, 700 मीटर पर सेकेंड। और डिस्टेंस दी है 1.4 किलोमीटर। तो अगर इस डिस्टेंस को हम मीटर में चेंज करेंगे, यही कर लेते हैं, कितना आ जाएगा, इसको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1000 से। तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 1400 मीटर, 1400 मीटर। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डिस्प्लेसमेंट बोल देते हैं इसके लिए कभी कभी, तो यहाँ पर डी हम लिख देते हैं, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ये फॉर्मूला होता है, वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो हमें निकालना है टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, वेलोसिटी या स्पीड। डिस्टेंस कितनी है 1400, स्पीड कितनी है 700, 2 जीरो से 2 जीरो मर गए, कितना आया 7 2 जार, कितना है 2 जार। तो t इक्वल्स टू आ गया हमारे पास 2 सेकेंड्स। t कितना आ गया 2 सेकेंड्स। कौन सा फॉर्मूला लगाया, एक तो ये वाला और एक ये वाला, वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ठीक है, इजी है। तो कौन सा हमारा आंसर हो जाएगा 2 सेकेंड। ए ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच वन अमंग द फॉलोइंग वेव्स बैट्स यूज टू डिटेक्ट द ऑब्स्टिकल्स इन देयर फ्लाइंग पाथ। तो ये याद रखना, इंफ्रारेड सॉरी अल्ट्रासोनिक वेव्स। अल्ट्रासोनिक वेव्स कौन प्रोड्यूस करता है, बैट्स। ठीक है, बैट्स कैसी वेव्स प्रोड्यूस करता है, अल्ट्रासोनिक, और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ग्रेटर देन 20K हर्ट्ज, 20,000 हर्ट्ज से
ज्यादा फ्रीक्वेंसी की साउंड वेव को कौन प्रोड्यूस करता है? बैट्स। ये बैट्स में होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास क्वेश्चन है, अल्ट्रासोनिक वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 3 इंटू 10 टू द पावर 5 हर्ट्ज। ठीक है, 10 टू द पावर 5 है वो हर्ट्ज, आर पास्ड थ्रू अ मीडियम वेयर स्पीड ऑफ साउंड इज 10 टाइम्स दैट इन एयर। ठीक है, देन वेवलेंथ ऑफ द वेव इन दैट मीडियम विल बी ऑफ ऑर्डर ऑफ है। ठीक है, मतलब निकालना है कितना, क्या होगा, वेवलेंथ ऑफ दिस वेव। हमें वेवलेंथ निकालनी है। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले फ्रीक्वेंसी कितनी गिवन है? 3 इंटू 10 टू दी पावर 5 हर्ट्ज, ये हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है। वेलोसिटी कितनी है या स्पीड कितनी है, स्पीड ऑफ साउंड कितनी है? वेयर स्पीड ऑफ साउंड इज 10 टाइम्स दैट ऑफ एयर, और बोला एयर में कितनी है? 300, तो फिर 10 टाइम्स हो जाएगा तो 3000 मीटर पर सेकेंड, है ना, 3000 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा स्पीड। द वेवलेंथ ऑफ दिस वेव, तो बहुत ही इजी, वेवलेंथ हमने अभी भी फॉर्मूला क्या पढ़ा, v इक्वल्स टू एफ लैम्डा। यहां से लैम्डा चाहिए तो क्या कर देंगे, ये f को नीचे भेज देंगे, v अपॉन में f, खत्म। फुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। लैम्डा इक्वल्स टू v कितना है, v है 3000 मीटर पर सेकेंड, और ये है 3 इंटू 10 टू दी पावर 5, 3 इंटू 10 टू दी पावर 5। इसको हम ये लिख सकते हैं 3 इंटू 10 टू दी पावर 3, और नीचे है 3 इंटू 10 टू दी पावर 5। 3 से 3 मर गया, क्या बचा, 10 टू दी पावर 3, ये ऊपर चला जाएगा 10 टू दी पावर 3 इंटू 10 टू दी पावर -5। ठीक है, अपने हिसाब से कैलकुलेशन कर लेना, ये कितना आएगा, 10 टू दी पावर -2, 10 टू दी पावर -2 मतलब 0.01 मीटर, 0.01 मीटर। इसका मतलब 1 सेंटीमीटर, इसका मतलब 1 सेंटीमीटर हो गया, है ना, हमने मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, तो 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सेम फॉर्मूला लग रहा है यहां पर। आगे बढ़ते हैं। द लाउडनेस ऑफ साउंड इज रिलेटेड टू, लाउडनेस, तो लाउडनेस किस पर डिपेंड करता है, एम्पलीट्यूड पर, इट्स एम्पलीट्यूड। ठीक है, दो चीजें होती हैं, एक होता है लाउडनेस और एक हमारे पास होता है पिच। लाउडनेस और पिच, लाउडनेस डिपेंड करता है वेव के एम्पलीट्यूड पर, ये याद रख लो, याद रहेगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा। लाउडनेस किस पे डिपेंड करती है, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव। एम्पलीट्यूड क्या होता है, जैसे हम साउंड वेव में क्या पढ़ते हैं, डेंसिटी डिस्टेंस ग्राफ पढ़ते हैं, डेंसिटी डिस्टेंस ग्राफ, है ना। आपको पता होगा साउंड वेव में क्या होता है, कंप्रेशन और रेयरफेक्शन होता है। कंप्रेशन यानी जो पार्टिकल्स होते हैं एयर के, वो पास में आते हैं फिर दूर जाता है, फिर पास में आते हैं फिर दूर जाते हैं। तो जब पास में आए तो उसको बोला कंप्रेशन, जब दूर गए तो उसको बोला रेयरफेक्शन। तो ये हम ग्राफ बनाते हैं किसमें, रो और डिस्टेंस के बीच में, डिस्टेंस ये है और रो ये है, तो ये बनता कैसा है, ऐसा, ऐसा ग्राफ हमें मिलता है साउंड वेव के लिए। ठीक है, इस वाले पॉइंट पर डेंसिटी मैक्सिमम है, इस वाले पॉइंट पर डेंसिटी मैक्सिमम है, इसका मतलब यहां पर क्या है, कंप्रेशन हो रहा है, यहां पर क्या हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है। ठीक है, और यहां पर डेंसिटी 0, फिर यहां पर डेंसिटी नेगेटिव में आ गई, इसका मतलब डेंसिटी मिनिमम, तो इसको बोल देंगे हम रेयरफेक्शन। ठीक है, अब यहां से यहां तक की जो लेंथ, ये कितना ऊपर गया, डेंसिटी में कितना इंक्रीज आया या फिर डेंसिटी में कितना डिक्रीज आया, इसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। ये वाली वेव आपने पढ़ी होगी, इस वाली वेव को क्या बोलते हैं, साइनोसॉइडल वेव बोलते हैं, ऐसा इसका नाम है, पर छोड़ो, चलो वो नाम छोड़ दो। यहां पर ये जो लेंथ है इसको क्या बोलते हैं, यहां से यहां तक की लेंथ को बोलते हैं एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड, इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। ठीक है, इसके बाद मैंने बात करी पिच की, तो पिच किस पर डिपेंड करती है, पिच डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पे। ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाउडनेस डिपेंड करेगी एम्पलीट्यूड पर, पिच डिपेंड करेगी फ्रीक्वेंसी पर।
अब फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी होती है एक सेकंड में कितने ऑसिलेशन हो गए, है ना? एक सेकंड में कितने ऑसिलेशन हो गए। तो मान लेते हैं ये यहां से यहां तक कितना है, यहां से यहां तक हमने टाइम मान लिया 1 सेकंड है, 1 सेकंड है, और यहां से यहां तक एक ऑसिलेशन हो रहा है ना? इसको यहां से यहां तक की वेव को क्या बोलते हैं? 1 ऑसिलेशन। जब एक कंप्रेशन होता है, एक रेयरफैक्शन होता है, फिर से जीरो, डेंसिटी पहले मैक्सिमम, फिर जीरो, फिर मिनिमम, फिर से जीरो, इसको बोलते हैं 1 ऑसिलेशन। तो यहां पर इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है? 1 है ना? क्योंकि एक सेकंड में एक ही हमारे पास ऑसिलेशन हो रहा है। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आ गई होगी बात। आगे बढ़ते हैं। ये वाले, ये दोनों याद होने चाहिए, दोनों, लाउडनेस और पिच। आगे बढ़ते हैं। Which one of the following is the correct relation between frequency f and angular frequency? Angular frequency O नहीं होता है, यहां पर मिस्टेक हो गई। एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है ओमेगा। ओमेगा, ठीक है। इसको एंगुलर वेलोसिटी भी बोल देते हैं, इसको एंगुलर स्पीड भी बोल देते हैं, और इसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी बोल देते हैं। तो यहां से क्या क्या है? F इक्वल्स टू पाई, ये पाई मतलब ये वाला पाई है, ठीक है, पाई ओमेगा। F इक्वल्स टू पाई ओमेगा, पहला ये रिलेशन है, तो ये तो नहीं हो सकता है। तो देखो रिलेशन होता है ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई एफ, ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई एफ। ओमेगा के हमारे पास 3 फॉर्मूले हैं, कौन कौन से? एक तो ओमेगा इक्वल्स टू, ओमेगा क्या होता है? एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर स्पीड, तो ये होगा डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एंगुलर स्पीड। एक तो इसका ये फॉर्मूला है। दूसरा फॉर्मूला है ये वाला, ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई एफ, और एफ का हमारे पास एक फॉर्मूला होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड। 1 अपॉन टाइम पीरियड किसका फॉर्मूला होता है? फ्रीक्वेंसी का। तो यहां से ओमेगा का एक तीसरा फॉर्मूला भी बन जाता है 2 पाई अपॉन में टी। ठीक है, इसी को एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी बोलेंगे, इसी को एंगुलर स्पीड भी बोलेंगे, और इसी को एंगुलर वेलोसिटी भी बोलेंगे। ठीक है, तो 3 फॉर्मूले ओमेगा के, एक ये वाला, एक ये वाला, और एक ये वाला, 3 फॉर्मूले हमारे पास इसके हैं। तो कौन सा वाला सही हो जाएगा? ओमेगा इक्वल्स टू, हाँ ये वाला, ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई एफ, 2 पाई इंटू में एफ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है? अल्ट्रासोनिक वेव्स कैन नॉट गेट रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड और एब्जॉर्ब्ड, तो ये गलत बात है। अल्ट्रासोनिक वेव मतलब साउंड वेव, साउंड वेव की वो वाला रीजन जिसमें 20 kHz से ज्यादा की फ्रीक्वेंसी वाले साउंड्स हैं, तो ये रिफ्लेक्शन तो होता है इनमें। Ultrasonic waves are used to detect the presence of defect like cracks, porosity, etc. in the internal surfaces of common structure material। ये बात सही है, ये बात सही है, ये क्रैक के लिए हम यूज करते हैं। Ultrasonic waves can be used for making holes in very hard materials like diamond। ठीक है, ये सी वाला भी करेक्ट है। ये इतनी, इसकी फ्रीक्वेंसी इतनी ज्यादा होती है कि ये डायमंड में भी छेद कर देती है। अल्ट्रासोनिक वेव्स कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, ये बात भी सही है। अल्ट्रासोनिक वेव्स को जरूरत होती है मीडियम की, क्योंकि ये एक मैकेनिकल वेव है। कैसी वेव है? मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव 2 टाइप्स की होती है, एक ट्रांसवर्स वेव और एक लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो ये जो साउंड हमारे पास है ये होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक है, तो ये कुल मिला के ये मैकेनिकल वेव है, और मैकेनिकल वेव को मीडियम की जरूरत पड़ती है चलने के लिए, तो ये बात भी सही है। तो गलत बात कौन सी है? ऑप्शन ए, अल्ट्रासोनिक वेव कैन नॉट रिफ्लेक्टेड, ये रिफ्लेक्ट हो सकती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इफ टी इज द टाइम पीरियड ऑफ एन ऑसिलेटिंग पेंडुलम, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? तो हमारे पास टी क्या है? टाइम पीरियड है पेंडुलम का। इसका एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी।
t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, टाइम पीरियड फॉर ऑसिलेटिंग पेंडुलम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। एल हमारे पास क्या होता है? एल होता है लेंथ ऑफ पेंडुलम, लेंथ ऑफ पेंडुलम। पेंडुलम की लेंथ कितनी है, समझ में आया ना? जो बॉब लटका हुआ है उससे स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है, इसको बोलते हैं एल। और जी हमारा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, वो तो आपको पता होगा, ठीक है। तो कौन सी स्टेटमेंट यहां से गलत है, ये प्रूफ, ये बताना है। अच्छा, द मोशन रिपीट्स आफ्टर टाइम टी ओनली वंस। तो क्या एक बार, अच्छा, द मोशन रिपीट्स आफ्टर टाइम टी, तो टाइम पीरियड होता क्या है? एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है उसको बोलते हैं टी। तो ये क्या बोल रहा है? द मोशन रिपीट्स आफ्टर टाइम टी ओनली वंस। तो ये बोल रहा है कि बस एक ही बार में ऑसिलेशन होता है। नहीं, हो सकता है कि हमने ज्यादा फोर्स लगाई हो उस पर, तो दो तीन चार पांच छह बहुत सारे ऑसिलेशन हो गए हो, तो वहां पर तो ये रिपीट होगा टी के बाद, एक बार नहीं बहुत बार रिपीट होगा। इसके बाद है t is the least time after which motion repeats itself. t is the least time after which motion repeats itself. हाँ, तो t के बाद क्या होता है? मोशन रिपीट होने लगता है, क्योंकि t वही टाइम तो है जिसमें एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो गया। एक ऑसिलेशन कंप्लीट होने के बाद दूसरा ऑसिलेशन स्टार्ट होने लगता है। इसका मतलब रिपीट जब होगा तो t के बाद ही होगा, t के बाद ही मोशन रिपीट होगा। ठीक है, ये बात सही है। The motion repeat itself after nt, where n is the positive integer। बिल्कुल सही बात। अब कितना भी रिपीट हो सकता है, और ये n इंटू टी, n क्या है? इंटीजर। जितनी बार उसको हिलाया है पेंडुलम को, उतनी बार उसका मोशन रिपीट होगा। ठीक है, इसके बाद t remains the same only for small angular displacement। t remains the same for small angular डिस्प्लेसमेंट, ये बात भी सही है। स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इसका मतलब अगर हम एक पेंडुलम को बांधे और इसका हल्का हल्का डिस्प्लेसमेंट करें, बिल्कुल इतना छोटा सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करें, समझ में आ रहा है ना? ये थीटा को क्या बोलते हैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ये हल्का हल्का हम ये करें तो इसके लिए टी रिमेन्स सेम। टी छोटा होगा, हम मतलब बहुत छोटा सा हम क्या कर रहे हैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं, तो इसके लिए हमारे पास टी क्या रहेगा? हमेशा सेम रहेगा, टाइम पीरियड हमेशा सेम रहता है। तो कौन सी बात गलत है? ऑप्शन नंबर ए वाली, द मोशन रिपीट्स इट्स आफ्टर टाइम टी ओनली वंस। ये बोल रहे हैं कि टाइम पीरियड खत्म होने के बाद बस एक ही बार में अपना मोशन रिपीट करेगा। तो बहुत बार कर सकता है, जरूरी नहीं है एक ही बार करे। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी रेंजेस इज सेंसिटिव टू ह्यूमन ईयर्स। हम कौन सी फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड सुन सकते हैं? तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की इनको हम साउंड्स को हम सुन सकते हैं। इनके 3 रीजंस हैं ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी। एक होता है इंफ्रासाउंड, ठीक है, फिर बीच में आता है ऑडिबल रेंज, और थर्ड हमारे पास आता है अल्ट्रासाउंड या अल्ट्रासोनिक। अल्ट्रासाउंड या अल्ट्रासोनिक। ठीक है, इंफ्रासाउंड या इंफ्रासाउंड में क्या होता है? इंफ्रासाउंड में लेस देन 20 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से छोटी फ्रीक्वेंसी के साउंड्स को क्या बोलते हैं? इंफ्रासाउंड। इसके बाद ऑडिबल रेंज जो हमें सुनाई देता है वो कितना होता है? 20 हर्ट्ज टू 20 के हर्ट्ज। ये तो पता होगा, ये 9th में बताने लगते हैं, 9th या 7th में बताने लगते हैं ये बातें। इसके बाद अल्ट्रासाउंड या अल्ट्रासोनिक साउंड्स किनको बोलते हैं? तो जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 के हर्ट्ज से ज्यादा हो, 20 के हर्ट्ज से ज्यादा हो, उनको हम बोलते हैं अल्ट्रासाउंड या अल्ट्रासोनिक वेव्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बहुत इजी। आगे हमारे पास है विच वन ऑफ द फॉलोइंग is an example of the force of gravity of the earth acting on a vibrating pendulum bob। अच्छा, एक हमारे पास बॉब लटका हुआ है, वाइब्रेटिंग है, मतलब यहां तक पहुंच चुका है, और ऐसे ऐसे ये मोशन कर रहा है, इधर उधर। ठीक है, बोला क्या है? Which one of the following is an example of the force of gravity of the earth acting on a vibrating pendulum bob। अच्छा,
तो यहां से फोर्स ऑफ ग्रेविटी का एग्जाम्पल कौन सा होगा इनमें से? अप्लाइड फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स और वर्चुअल फोर्स। अब देखो, हमें पता है ये नीचे की तरफ आने लगता है ना। नीचे की तरफ क्यों आता है? क्यों? क्योंकि नीचे की तरफ इस पर क्या लगता है? mg, और थोड़ा फोर्स हमने लगाया हुआ है इस तरफ को। हमने एक फोर्स लगाया है, कौन सा फोर्स? अप्लाइड फोर्स हमने इस पे लगाया। अप्लाइड फोर्स की वजह से अब ये जब इधर जाएगा तो नीचे की तरफ mg लगेगा। तो ये जो पीछे की तरफ आता है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। इसको हम क्या बोलते हैं? रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स। तो ये पूछ रहा है कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी का एग्जाम्पल इनमें से कौन सा होगा? तो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? इसका एग्जाम्पल होगा। रीस्टोरिंग फोर्स किसकी वजह से हो रही है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से। फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से क्या हो रहा है? रीस्टोरिंग फोर्स हमें मिल रही है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। द फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्ट्रासाउंड वेव, मैं बता चुका हूं कितना होता है? ग्रेटर देन 20 के हर्ट्ज। ग्रेटर देन 20 के हर्ट्ज। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास ये फॉर्मूला वाला क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, एक बार आप ट्राई कर लेना। द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम हैविंग लेंथ L एंड मास ऑफ द बॉब M इज गिवन एज T। ठीक है, एक टाइम पीरियड है किसके लिए? एक पेंडुलम के लिए। इफ द लेंथ ऑफ द पेंडुलम इज इंक्रीज्ड बाय 4L, तो ठीक है, हमारे पास दो पेंडुलम है, एक ये वाला पेंडुलम, इसकी लेंथ है L, ठीक है, और इसका टाइम पीरियड क्या है? T। इसके बाद इन्होंने बोला हमने जो लेंथ है उसको 4 टाइम्स बढ़ा दिया, 4L कर दिया, 4L हमने इसको कर दिया। If the length of the pendulum is increased to 4L and the mass of the bob is increased to 2M, ठीक है, तो यहां पर मास M था और डिस्टेंस L थी, और यहां पर क्या हो जाएगा? 2M और ये 4L लेंथ हो जाएगी। तो यहां से जरा टाइम पीरियड निकाल लेते हैं एक बार। तो पूछा क्या है? देन which one of the following is the new time period of oscillation। तो ये वाला टाइम पीरियड निकाल लेते हैं एक बार, ये वाला T। फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई अंडर रूट L बाई जी, है ना, ये मैंने अभी अभी बताया था, ये फॉर्मूला ये याद होना चाहिए। तो T तो इसके लिए ठीक है। अब देखो एक बात, जो टाइम पीरियड है वो मास पर डिपेंड नहीं करता है। पेंडुलम के जो नीचे बॉब है, बॉब का जो मास है उस पर डिपेंड टाइम पीरियड नहीं करता है, ठीक है। यहां पर T डैश निकाल लेंगे। T डैश क्या आएगा? 2 पाई L की जगह आ जाएगा 4L और ये G आ जाएगा। तो कुछ ज्यादा फर्क तो पड़ेगा नहीं, मतलब मास की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस लेंथ की वजह से फर्क पड़ेगा। इसके बाद T डैश इक्वल्स टू, जरा इसको सॉल्व कर दें तो 2 पाई, ये 2 बाहर आ जाएगा, है ना, अंडर रूट 4 है, अंदर क्या बचेगा? L बाई G। तो यहां से T डैश इक्वल्स टू, मैं ऐसा लिख सकता हूं 2 पाई अंडर रूट L बाई G, हम ऐसा भी इसको लिख सकते हैं। T डैश हमारे पास क्या था? नया टाइम पीरियड था। T डैश हमारा नया टाइम पीरियड है, तो T डैश इक्वल्स टू, अब ये जो 2 पाई L बाई G लिखा है, अंडर रूट L बाई G, ये T ही तो है, ये T ही है, तो T डैश इक्वल्स टू 2 इंटू T। T डैश इक्वल्स टू 2 इंटू T। नया टाइम पीरियड क्या जाएगा? डबल आ जाएगा, नया टाइम पीरियड हो जाएगा डबल, तो 2T हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। एट 20 डिग्री द स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर इज अप्रोक्सीमेटली। तो बोला है स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस। तो ये आपको याद करना पड़ेगा, ये होता है 1500 मीटर पर सेकंड। सबसे पहले एयर में कितना होता है? एयर में होता है 330 मीटर पर सेकंड।
कभी कभी 330 होता है, कभी कभी 344 मीटर पर सेकेंड वो बोल देगा। अगर 344 और 330 दोनों ऑप्शन में है तो 344 आंसर होगा। अगर 330 लिखा है और बाकी ऑप्शन अलग अलग हैं तो 330 हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद एयर की ये बात रही, वाटर में ये हो जाता है 1500 मीटर पर सेकेंड एट 20 डिग्री सेल्सियस। 1500 मीटर पर सेकेंड ये हो जाएगा किसमें, वाटर में। ठीक है, तो ये आपको याद करना पड़ेगा। और हाँ, एक चीज और रखी, सॉलिड्स में ये कितना हो जाएगा, सॉलिड में ये लगभग हो जाएगा 1800 तक। ठीक है, 1800 मीटर पर सेकंड तक ये हो जाएगा। ये अप्रॉक्स वैल्यू है, ये दोनों एग्जैक्ट वैल्यूज हैं, वो अप्रॉक्स वैल्यू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, द लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स अपॉन द। तो लाउडनेस ऑफ साउंड किस पे डिपेंड करती है, मैंने अभी भी बताया, एम्पलीट्यूड। किस पर, एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड वेव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, compared to audible sound waves, ultrasound waves have higher speed, higher frequency, longer wavelength। तो क्या होगी, हायर फ्रीक्वेंसी, है ना, क्योंकि ऑडिबल फ्रीक्वेंसी कितनी थी 20 हर्ट्ज से 20 के हर्ट्ज, और हमारी अल्ट्रासाउंड 20 के हर्ट्ज से ज्यादा, तो हायर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, Which one of the following statement about sound is not correct? तो इनमें से साउंड के बारे में कौन सी चीज करेक्ट नहीं है। Sound travels at a speed slower than the speed of light। ये बात सही है, Sound travel at a speed slower than the speed of light। स्पीड ऑफ लाइट से काफी कम है। एयर में इसका कितना था, 330 मीटर पर सेकेंड, ये साउंड की है। और लाइट की कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, बहुत बड़ा गैप है। ठीक है, साउंड वेव्स आर ट्रांसवर्स वेव। तो ट्रांसवर्स वेव ये नहीं होती है। साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ये लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है। साउंड ट्रेवल्स फास्टर इन मॉइस्ट एयर देन इन ड्राई एयर, ये बात भी सही है। ठीक है, इसके बाद हाँ, जरा ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव समझ लेते हैं। ट्रांसवर्स वेव हल्का हल्का मैं बताने वाला हूं, इसमें ज्यादा डीपली हम इसमें नहीं जाएंगे। ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक है, ट्रांसवर्स वेव क्या होती हैं, अगर प्रोपगेशन ऑफ वेव, मतलब जिस तरफ वेव चल रही है उस तरफ उसको बोलेंगे प्रोपगेशन ऑफ वेव, और पार्टिकल ऊपर नीचे वाइब्रेट कर रहे हैं। कहने का मतलब है प्रोपगेशन ऑफ वेव और वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल अगर परपेंडिकुलर हो, प्रोपगेशन ऑफ वेव और वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल ये क्या हो, परपेंडिकुलर हो, तो उसको बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। और लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होता है, ये वेव चल रही है और इसी डायरेक्शन में पार्टिकल वाइब्रेट कर रहे हैं, इसी डायरेक्शन में पार्टिकल वाइब्रेट कर रहे हैं। द एंगल बिटवीन द प्रोपगेशन ऑफ वेव, द एंगल बिटवीन प्रोपगेशन ऑफ वेव एंड वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल इज 0 और 180। मतलब ये पैरेलल रहेगा किसके साथ, प्रोपगेशन ऑफ वेव के साथ। ये वेव चल रही है, इसी डायरेक्शन में पार्टिकल वाइब्रेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बस हल्का सा मैंने समझाया ताकि आपको समझ में आ जाए। आगे बढ़ते हैं। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव साउंड वेव होती है। ट्रांसवर्स वेव का एग्जांपल लाइट बोल देते हैं, ठीक है, पर लाइट कैसी वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। आगे बढ़ते हैं, हमारा 5th क्वेश्चन, सोनार। सोनार is a device that is used to measure the distance of underwater objects by a ship. Which of the following types of wave does it use for this purpose? तो इस पर्पस के लिए कौन सी साउंड वेव यूज करी जाती है, तो अल्ट्रासोनिक वेव्स। अल्ट्रासोनिक वेव्स क्या था इसका नाम, सोनार।
सोनार का फुल फॉर्म साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ठीक है, और इसका प्रिंसिपल क्या होता है? सोनार का इको। ठीक है, इसका प्रिंसिपल होता है इको पर ये बेस्ड होता है। इको के लिए फॉर्मूला याद रख लीजिए, T इक्वल्स टू 2D अपॉन में V, T इक्वल्स टू 2D अपॉन में V। ये इको का फॉर्मूला है। टाइम पीरियड मतलब टाइम कितना लगा। अब ये रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड होता है। ठीक है, जैसे 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 ये हमारे पास शिप है, इसमें हमारे पास डिवाइस है सोनार, ये हमारा डिवाइस है सोनार, और यहां तक इतनी गहराई में क्या है? एक शिप गिरा हुआ है। मान लेते हैं टाइटैनिक बिखरा हुआ है, यहाँ पे टाइटैनिक का जहाज है, ये डूबा हुआ है। इसको ढूंढने गए तो यहाँ से हमने क्या भेजी? अल्ट्रासोनिक वेव्स भेजी, तो ये टकरा करके हमारे पास ऊपर आएंगे। ये हमने अल्ट्रासोनिक वेव भेजी, कलर थोड़ा अलग कर लेते हैं। अल्ट्रासोनिक वेव हमने नीचे भेजी, तो ये टकरा करके वापस आई, टकरा करके वापस आई, तो ये हमने टाइम डिटेक्ट कर दिया। हमने टाइम डिटेक्ट कर दिया, मान लेते हैं हमने 5 सेकंड ढूंढ लिया। हमने ढूंढा कि ये टाइम लगा 5 सेकंड। वापस हमने जब यहां से टकरा करके साउंड वेव ऊपर आई तो इसमें 5 सेकंड लगे। ये टाइम पीरियड क्यों बोल रहा हूं मैं? टाइम हमें पता चल गया, टाइम हमें पता चल गया। इसके बाद हमें क्या निकालनी है? डिस्टेंस। अब हम डिस्टेंस इजीली निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले से हम डिस्टेंस इजीली निकाल सकते हैं। वेलोसिटी लगभग होती है 1500 मीटर पर सेकंड, हमने अभी भी पढ़ा वाटर में 1500 मीटर पर सेकंड। अब हमें v पता है, हमें v पता है, हमें t पता है, तो क्या यहां से d नहीं आ सकता है? ठीक है, तो ये किसका प्रिंसिपल है? इको का। हम इस तरह से कोई भी हाइट मेजर कर सकते हैं, चाहे किसी भी ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट कितना दूर है हम ये पता लगा सकते हैं। किसमें? वाटर में। ठीक है, आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी आपको। आगे बढ़ते हैं। अब माइक्रोफोन कन्वर्ट्स, माइक्रोफोन क्या करता है? माइक्रोफोन करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स टू साउंड वेव, साउंड वेव टू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, माइक्रोवेव टू साउंड वेव्स, साउंड वेव टू माइक्रोवेव। अब माइक्रोफोन है ना, माइक्रोफोन में हम बोलते हैं और वो आवाज जाती है, मतलब साउंड वेव, हमने साउंड वेव प्रोड्यूस करी और उससे वो किस में कन्वर्ट होगी? इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में। अब इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में जब वो जाएगा, अब देखो माइक्रोफोन और स्पीकर दो चीजें होती हैं। एक होता है माइक्रोफोन, सुना होगा ये, माइक्रोफोन और स्पीकर के बारे में तो सुना ही होगा। स्पीकर, माइक्रोफोन क्या करता है? साउंड वेव को किस में चेंज करता है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में। किस में चेंज कर देगा ये? इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल जाएंगे दूसरे इंसान के पास, दूसरे आदमी के पास जाएगा ये, तो अब वो स्पीकर में चला जाता है। तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जाता है स्पीकर में, और स्पीकर इलेक्ट्रिकल सिग्नल को चेंज कर देता है किसमें? साउंड वेव में। किसमें चेंज कर देगा? साउंड वेव में। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास क्वेश्चन है, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द स्पीड ऑफ साउंड इन अ गिवन मीडियम। स्पीड ऑफ साउंड कौन सा, मतलब कौन सा स्टेटमेंट यहां पर सही है? स्पीड ऑफ साउंड रिमेन्स सेम एट ऑल फ्रीक्वेंसीज। स्पीड ऑफ साउंड रिमेन्स सेम एट ऑल फ्रीक्वेंसीज। तो क्या हर फ्रीक्वेंसी की साउंड सेम होती है? ठीक है, बी वाला पढ़ लेते हैं। स्पीड ऑफ साउंड इज फास्टर एट हायर फ्रीक्वेंसीज, स्पीड ऑफ साउंड इज स्लोअर एट हायर फ्रीक्वेंसीज, स्पीड ऑफ साउंड इज स्लोअर एट हायर वेवलेंथ। तो यहां पर विच वन अमंग द फॉलोइंग इज ट्रू, तो कौन सा वाला यहां पर सही होगा? स्पीड ऑफ साउंड रिमेन सेम एट ऑल फ्रीक्वेंसीज, ये गलत बात। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी चेंज होगी वैसे वैसे स्पीड चेंज होने लगती है। स्पीड ऑफ साउंड इज फास्टर एट हायर फ्रीक्वेंसी, ये बात सही है। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी वेव की, उसकी उतनी ज्यादा स्पीड होती है। ये लाइट के लिए भी एप्लीकेबल है। ठीक है,
लाइट में जिसकी जितनी फ्रीक्वेंसी होती है उसके पास उतनी ज्यादा स्पीड होती है। ठीक है, आपने अल्फा बीटा गामा वेव्स के बारे में पढ़ा होगा, गामा वेव्स, एक्स रेज। ठीक है, हाँ यहाँ पर एग्जांपल दे देते हैं, गामा रेज और एक्स रेज। एक्स रेज फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा होती है? इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है गामा रेज की, इसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है। ज्यादा डैमेज कौन कर पाता है? ज्यादा डैमेज कर पाता है गामा रेज। ठीक है, एक्स रेज भी डैमेज करती हैं काफी, पर काफी कम डैमेज ये कर पाती हैं। गामा रेज बहुत ज्यादा डैमेज करती है। एक्स रेज हम यूज कर पाते हैं इसीलिए क्योंकि ये कम डैमेज करती है। एक्स रेज हम यूज करते हैं हड्डियों का एक्सरे लेने के लिए। ठीक है, तो ये स्पीड ऑफ साउंड इज फास्टर एट हायर फ्रीक्वेंसी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, द टाइम पीरियड ऑफ अ 1 मीटर पेंडुलम अप्रोक्सीमेट टू। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टाइम पीरियड ऑफ, देखो टाइम पीरियड क्या होता है? 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। अब यहां पर हम एक अजम्पशन लेने वाले हैं, मैं बताऊंगा क्या। लेंथ कितनी है? 1 मीटर। लेंथ कितनी है? 1 मीटर। 1 मीटर लेंथ है। और यहां पर हम g की वैल्यू कितनी लेने वाले हैं? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब यहां पर 9.8 को हम पाई का स्क्वायर बोल सकते हैं क्या? अप्रोक्सीमेट मतलब अप्रोक्सीमेट 9.8 को बोल सकते हैं पाई का स्क्वायर। यहां पर ये वाला स्टेप इंपॉर्टेंट है। 9.8 लगभग पाई के स्क्वायर के बराबर है, जैसे 3.14 इसका हम स्क्वायर करेंगे तो ये लगभग इसके बराबर आ जाएगा। तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर को हम पाई स्क्वायर बोल सकते हैं। तो यहां पर बस वैल्यू पुट कर देंगे, t इक्वल्स टू 2 पाई और l हमारा 1 है तो ये पूरा 1 ही आ जाएगा। अंडर रूट पाई का स्क्वायर है। ठीक है, समझ में आया ना? दोबारा कर दूं ये, t इक्वल्स टू 2 पाई, l की जगह पर क्या आया 1, g की जगह पर क्या आया पाई का स्क्वायर। अब स्क्वायर हटेगा तो ये ऊपर 1 ही रहेगा, मतलब लिखने की जरूरत नहीं, 1 को लिखने की जरूरत नहीं, या फिर लिख लेते हैं चलो। 2 पाई इंटू 1 अपॉन नीचे क्या बचा? अंडर रूट पाई का स्क्वायर तो बचेगा सिर्फ पाई, तो पाई से पाई कैंसिल, तो t कितना आ गया? 2 सेकेंड्स। तो t कितना आ गया? 2 सेकेंड। ये वाला स्टेप थोड़ा इंपॉर्टेंट था। तो t इक्वल्स टू 2 सेकेंड हमारा क्या हो जाएगा? आंसर ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास क्वेश्चन है, when the pitch of sound increases which one of the following increases। तो पिच कब बढ़ती है? जब फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। जब फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तब क्या बढ़ेगी? पिच बढ़ेगी। तो ये मैं समझा चुका हूं। लाउडनेस के लिए क्या इंक्रीज करेगा? एम्पलीट्यूड, तो लाउडनेस इंक्रीज करेगा। पिच के लिए फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, a simple pendulum having bob of mass m and length of a string L has time period of t. If the mass of the bob is doubled and the length of the string is halved, ठीक है, आधी कर देंगे मतलब, then time period of this pendulum will be। तो ये हमें करना है। पहले एक हमारे पास पेंडुलम है, ये रहा पेंडुलम, इसकी लेंथ कितनी है? अ सिंपल पेंडुलम हैविंग बॉब ऑफ मास m, इसका मास m है और लेंथ इसकी स्ट्रिंग की मान लेते हैं l है ना, पहले l मान लेते हैं। इसका टाइम पीरियड क्या आ जाएगा? 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। टाइम पीरियड इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। ठीक है, इसके बाद क्या बोला? इफ द मास ऑफ द बॉब इज डबल्ड, अगर हम मास को डबल कर दें मतलब 2m कर दें, ऐसा ही क्वेश्चन हमने अभी किया था। ठीक है, 2m कर दें एंड डिस्टेंस हाफ कर दें और ये l/2 कर दें, है ना। देन द टाइम पीरियड ऑफ दिस पेंडुलम, तो मान लेते हैं t डैश हो जाएगा, तो 2 पाई अंडर रूट
L की जगह L/2 लिख लेंगे अपॉन में G, है ना, ऐसे लिख सकते हैं। तो T डैश इक्वल्स टू, अब हमें इस T वाले फॉर्मेट को लाना है यहाँ पे, तभी तो हम रिलेशन बना पाएंगे। तो T डैश इक्वल्स टू 2 पाई इंटू, अब देखो मैं कैसे लिखता हूं इसको, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं अंडर रूट L/2G, है ना, ये ऊपर गया और वो वहां पे मल्टीप्लाई हुआ, तो अंडर रूट L/2G हमने लिख दिया इसको। इसके बाद T डैश इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट L/G और अपॉन में अंडर रूट 2, ठीक है, अंडर रूट 2 और अंडर रूट G मैंने इनको अलग अलग लिख सकते हैं इजीली। तो ये √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, √2 से 2 कैंसिल होगा, तो ऊपर भी क्या हो जाएगा √2। अच्छा नहीं, हमें ये चाहिए ना, एक मिनट, हमें ये चाहिए क्योंकि हमें रिलेशन भी तो बनाना है। इसको काटते नहीं है, अब हमें रिलेशन बनाना है इसके साथ में। तो T डैश इक्वल्स टू हमें 2 पाई और अंडर रूट L/G चाहिए, क्योंकि हमें इसकी जगह पर क्या रखना है T, बस इसके साथ मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 1/√2, ठीक है। तो ये पूरा क्या है कैपिटल T, तो T डैश इक्वल्स टू 1/√2 इंटू में T डैश इक्वल्स टू 1/√2 इंटू T। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आया होगा आपको। हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का, द फ्लैश ऑफ लाइटनिंग इज सीन बिफोर द थंडरस्टॉर्म इज हर्ड, इट वेरीफाइज दैट। तो ये तो बचपन से हमें बताया जा रहा है कि हम मतलब थंडरस्टॉर्म में हमें लाइट पहले दिखाई देती है और साउंड बाद में आती है। इसका मतलब स्पीड ऑफ लाइट बहुत ज्यादा है किससे, स्पीड ऑफ साउंड से। साउंड ट्रेवल मच फास्टर देन लाइट, सॉरी उल्टा लिख दिया, साउंड ट्रेवल्स मच फास्टर देन लाइट, तो ये तो गलत उल्टा बोल दिया, लाइट ट्रेवल्स मच फास्टर देन साउंड। और क्या है, लाइट एंड साउंड बोथ ट्रेवल विद सेम स्पीड, ये भी गलत है। इंटेंसिटी ऑफ फ्लैश ऑफ लाइटिंग इज वेरी हाई ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म, नहीं, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।